नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इनका जो है प्रोग्राम है। और प्रोग्राम में बता दूँ, जिस तरीके से स्ट्रीट वेंडरों के साथ जो है अत्याचार हो रहे हैं उसी को लेकर के ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। जीविका ऐप भी इन लोगों ने जो है लॉन्च किया हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग स्ट्रीट वेंडर्स जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, आपका परिचय? मैं मोहम्मद समजद और एक वेंडर हूँ मैं दिल्ली से। और हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि जो वेंडरों को दिक्कत होती है, जैसे कि मार्केट में काम करने के लिए, तो उसके लिए ये मीटिंग रखा गया है कि जिससे अपना अपना समस्या रखा जाए और किस तरह निपटा जाए कि लोग अपने जो जीविका किस तरह चलाएं सही से और उच्चारण सही करके अपना जीविका चलाएं और जीविका चला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करें। तो इसलिए तो सर जब चलाएंगे ना, जब उनके साथ जो हरासमेंट होती है, जैसे रेडी पटरी वालों के साथ तमाम आए दिन हरासमेंट होती रहती है, अत्याचार होता रहता है। कभी उनकी रेडियां हटा दी जाती हैं ये बोल करके कि ये जो है अतिक्रमण के तहत आता है एरिया, कभी ये कहकर हटा दिया जाता है कि आप लोग जो है यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, तो एमसीडी वाले तंग करते, कभी पुलिस वाले तंग करते हैं। तो एमसीडी का ये जो है हमारा 2014 एक्ट बन गया, तो हम लोग का नाम है जो ये नहीं है ना, हम लोग तो एक्ट में हैं और जो है हम लोग का एक्ट बना हुआ है। और हम लोग जैसे कि गंदगी नहीं फैलाते हैं, लेकिन उनकी जो है एमसीडी की दादागिरी है और गुंडागर्दी है कि वो सही को भी गलत कर दे और गलत को उनको जो अगर देन लेन करे, पैसे दें उनको, तो सही को गलत को भी सही कर देते हैं वो। तो इसलिए मतलब भ्रष्टाचार, हाँ भ्रष्टाचार है। और एक्ट बनने के बाद भी जो भी लोग हैं क्या नाम है काम करने वाले वेंडर, उस वेंडर को राहत नहीं मिली है अभी तक। इसलिए नहीं मिली है कि जो दिल्ली एक्ट बना दिया 2019 में, वो ले आकर के 2014 वाला को कमज़ोर कर दिया। तो कमज़ोर करने के अलावा जो है कि हम लोग को दिक्कत हो गई काम करने के लिए कि उसमें अगर जब कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट भी सही फैसला नहीं दे पाती है कि 2019 में जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट को लेकर के सही फैसला नहीं दे पाती है कि जो आपके है वही मिलेगा उस आपको। धन्यवाद। और लोग भी जुड़ चुके हैं। मेरा नाम सुमित वर्मा है। मैं दरियागंज के साप्ताहिक बाज़ार में वीकली मार्केट में बुक्स लगाता हूँ। आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज 2014 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, स्ट्रीट वेंडर एक्ट। वो एक्ट जो है, जो पिछले केसेस जिसको गेंदाराम या सुधीर मैदान के नाम से जाना जाता है, और कुछ मुंबई हॉकर्स की भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी, तो उसके आफ्टर मैथ में ये जो एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे एक्ट बना था। 9/9/2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें कहा था कि जितने भी वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको सबको काम करने दिया जाए और जब तक एक पार्लियामेंट एक एक्ट नहीं बना देती है इस एक्ट की शक्ल में, तब तक किसी का हैरेसमेंट ना किया जाए, किसी को इविक्ट ना किया जाए। तो आज लगभग पूरे 10 साल हो गए हैं इसके। अब हम 2024 में एंटर कर चुके हैं और अभी भी इस एक्ट की स्थिति जो है, ये एक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आपका नाम? जी श्यामलाल, टीडीसी मेंबर, सिटी एसपी जोन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो रेडी पटरी में पुलिस और एमसीडी की, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। बट इनका जो है सबसे ज़्यादा वही एक तरफ मोदी जी कहते हैं अपना काम खोलो जी, आत्मनिर्भर बनो जी। तो अगर कोई आत्मनिर्भर बनना भी चाहता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आती हैं। मैम, आत्मनिर्भर तो जब ही आदमी बनेगा कि जब मोदी जी तो कह रहे हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं ना, वो तो अपना हम लोगों को भक्षण समझते हैं कि जो रेडी पटरी है हम उनका भक्षण है। मतलब कि रिश्वत के नाम पे, बगैर रिश्वत से कुछ नहीं होता है जी। एक एक रेडी पटरी वाला जो है इस विधि को जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए कि बगैर पैसे से यहाँ कुछ नहीं हो रहा। पुलिस को भी पैसा चाहिए और एमसीडी को पैसा चाहिए। और ख़ास तौर पे थोड़े दिन तक तो बंद चल रहा था, अब तो ओपन हो गया है। अब तो पुलिस वाला भी आता है तो डंडा यहाँ पे लगा के कहता हाँ भाई, हाँ कहाँ है मंथली जी, हाँ चुपके वाला काम खत्म हो गया। अब तो ओपन हो रहा है, सब खुले आम पैसे मांग लेते हैं कि भाई पैसा नहीं आया महीने का, कल से रीडिंग लगेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति है कि भ्रष्टाचार है ही नहीं। नहीं, गलत है ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं। और नहीं तो जमीन पे आके उनके अधिकारी गण देख लें कि मतलब कैसे पब्लिक का शोषण हो रहा है।
तो आप इसके खिलाफ नहीं जाते आप लोग से? जाते हैं मैम खिलाफ। तो अब मान लीजिए अगर हम यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग में 2 लोग जो मेन है उनको उठा के बंद कर दिया जाता है, और क्या करेंगे आप। दिल्ली सरकार एनसीडी में है। हाँ। जी, दिल्ली सरकार जब से एनसीडी में भ्रष्ट हो गई है और ज़्यादा। अरविंद केजरीवाल जी, और क्या। केजरीवाल तो कहते थे एनसीडी में मुझे ना जी, लाए हैं उनको, बड़ी मेहनत करी है लाने के लिए। बाकी हमारा जो है हमारे जो सहयोगी हैं साबुद्दीन भाई बताएंगे। नाम? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है और मैं सिटी एसपी जोन से टीवीसी मेंबर हूँ। जो हमारे वेंडर भाई हैं पूरे सिटी एसपी जोन में, उनके लिए हम काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो है निर्वाचित सदस्य के रूप में उस सदन में भेजा है। क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं आती हैं आपके? देखिए, ऐसा है कि जब से एक्ट बना, जब से हमें वैध घोषित किया गया, कानून एक्ट के तहत लाया गया कि ये 2014 एक्ट बना दिया गया वेंडरों के लिए अलग से, तो इससे जो है हमारे वेंडरों को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन जब से ये एक्ट बन के आया तब से उल्टा ही और वेंडरों का शोषण होता जा रहा है। तो आपको 2014 एक्ट से दिक्कत है, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उससे दिक्कत है, या फिर दिल्ली सरकार से, या फिर ऐसा है, हमें दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, समझ गए। आजकल तो एनसीडी दिल्ली सरकार के अंडर में है ना, तो केंद्र सरकार उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो गया? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली सरकार ने जो नियमावली बनाई 2019 में, उसके अंदर उन्होंने कमियां छोड़ दी। जैसे इस टीवीसी को पूरी पावर ही नहीं दी, उन्होंने सिर्फ एक टेम्परेरी टीवीसी बना दिया कि आप सिर्फ सर्वे करेंगे। अब हम अगर सदन में आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ ये कह दिया जाता है अध्यक्ष महोदय द्वारा कि आप सिर्फ जो हैं सर्वे के लिए हैं, आपको कोई राइट ही नहीं है इनकी आवाज़ उठाने का, या इनके लिए वेंडिंग जोन बनाने की बारे में बात करने का, या किसी भी मुद्दे पर इनसे आप बात ना करें, सिर्फ आपको सर्वे करना है। अच्छा, ये बताइए, जो जबकि दिल्ली सरकार को ये चाहिए था कि अगर ये पूरी पावर दे देती हमें, तो हम अपनी आवाज़ भी उठा सकते थे, सर्वे भी चलता रहता। रेहड़ी पटरी वालों को तमाम सुविधाएं भी देती है सरकार, जैसे लोन की सुविधा हो गई, और भी तमाम सुविधाएं होती है, जैसे तय बाजारी के तहत। आप पटरी वाले पर भी तो ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये कहीं भी घुसा देते हैं, किसी भी गली में घुसा देते हैं, अतिक्रमण ज़्यादा करते हैं, रोड पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जाम लग ट्रैफिक जाता है। जाम लगा देते हैं। पहली बात तो यह है कि वेंडर एक्ट 2014 आने के बाद कोई भी रेहड़ी पटरी वाला अवैध नहीं होगा। एक्ट का मामला सीधा यह है, ठीक है जी। अब दिल्ली सरकार को सर्वे कराना था, टाउन वेंडिंग कमेटी घोषित करनी थी, उन्होंने टेम्परेरी करी। अगर वो परमानेंट कर देते तो हमारे पास जब अख्तियार होता तो हम वेंडरों की आवाज़ को सही तरीके से उठा सकते थे। दुकानें भी तो मुहैया कराई गई हैं। अभी कोई दुकान मुहैया नहीं कराई गई। किसने आपसे कह दिया? दिल्ली के अंदर टेम्परेरी टीवीसी है, समझ लीजिए। और जो पहले से कहते थे ना, जो ठेरी पटरी वाले हैं उनको दुकानें दी जाएंगी, उनको सिर्फ सर्वे किया गया है, और वो भी सर्वे जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, और उसके अंदर भी बहुत सारी घपलेबाजी हुई। यानी जो ऐप बनाया था सर्वे का, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। किस प्रकार की घपलेबाजी? क्या उन्होंने चुनने में लोगों को? देखिए, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि हमें ये उस ऐप में ये चीज़ें हैं कि मार्केट जो है, एक साप्ताहिक बाजार का मान लो हम सर्वे कर रहे हैं, तो साप्ताहिक बाजार में मंडे, ट्यूसडे, वीकडे, यानी आदमी जो है 6-7 दिन बाजार लगाता है, और वो अलग अलग बाजार लगाता है। लेकिन उसका सर्वे सिर्फ जो है मान लो मंडे में या संडे में एक बाजार में हुआ, एंट्री में सिर्फ एक ही। क्या वो हफ्ते में एक ही दिन खाएगा, कमाएगा? 5 दिन वो अपने बच्चों को गुरुद्वारे भेजेगा? वो मेंशन होना चाहिए था ना कि भाई इसके अलावा ये मार्केट में ये बिकली बाजार लगाते हैं। ऐप में एक कमी। दूसरी बात कि स्थायी वेंडर और चलता फिरता वेंडर, उन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किया, प्रिंट आउट किया, उसके अंदर सबको मोबाइल वेंडर घोषित कर दिया। जबकि हम लोगों ने जो सर्वे कराया था वो स्थायी वालों को कराया था। वेंडर, जहाँ तक चलते फिरते वेंडरों का सवाल है, अभी तो हम उनके ऊपर गए ही नहीं हैं। कुछ लोग हैं बहुत मामूली से, यानी 1-2% ऐसे होंगे जो इस टाइप के इस सर्वे में आए होंगे। बाकी जो घूमने फिरने वाले हैं वो तो अभी तक हमने लिए ही नहीं है, जबकि सर्टिफिकेट सबको इशू किया गया है कि आप मोबाइल वेंडर हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी कमी कि जो दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके अंदर साफ कहा था कि 45 मिनट
मोबाइल वेंडर को भी 45 मिनट एक जगह खड़े होने का अधिकार रहेगा। अच्छा ये बताइए उसको सर, समय को घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो भी टीवीसी डिसाइड करेगी। जबकि इस सर्टिफिकेट के अंदर सिर्फ 30 मिनट का समय, भाई ये 30 मिनट का समय क्यों दिया और किसने दिया, किसके आदेश के तहत अब दिया? आपकी डिमांड्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एमसीडी के अंदर हमारे कमिश्नर महोदय हैं उनको मैं संज्ञान में डालना चाहता हूं। और मालूम है कि सबसे पहले जो टीवीसी की मीटिंग होती हैं उस मीटिंग के अंदर जो टीवीसी मेंबर अपने विचार रखते हैं वो प्रॉपर ढंग से मिनट्स कॉपी के अंदर दर्शाया जाए। ये जो जीविका ऐप है ये किस तरह से वेंडर्स को मतलब सहायता जागरूक करेगी, क्या करेगी? ऐसा है, जीविका ऐप जो है ये एक ऐप है, उसके अंदर वेंडर जो है अपनी समस्या से एक सीसीएस को कंफर्म करा देगी कि भाई हमारे साथ ये परेशानियां हैं। अब वो सीसीएस वाले उनसे संपर्क करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे और उनको अपने एडवोकेट द्वारा या जो भी उनके रास्ते होंगे उस द्वारा जो है वो उनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। जीविका ऐप का काम ये है। सर आपका नाम? बोलिए बोले कोई नहीं। हमारा नाम वेद प्रकाश सिंह है। मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल पे अपनी लगाता हूँ दुकान। हम लोगों के साथ जो भी परेशानी देखते हैं 2014 से कानून बना हुआ है, लोन भी हम लोगों को मिल गया है और बेंडिंग सर्टिफिकेट भी मिला है कि अपना काम किया जाए, लेकिन हमें प्रशासन करने नहीं देता अपने उससे काम। ठीक, अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे आपने पूछा कि हम रास्ते में लगा देते हैं, ये सब लगवाने का काम भी वो पुलिस ही करती है। पुलिस एमसीडी का काम क्या है, जो गेट पे लगाएगा उससे ज़्यादा पैसे ले लेंगे, जो पीछे रहेगा उससे कम पैसे लेंगे। तो कुछ उन्होंने ही लालच दे करके क्या करते हैं, लोगों का ठेला आगे लगवा देते हैं और 4 दिन बाद फिर क्या किसी से अपने फ़ोटो खिंचवा लेंगे, फिर आएंगे अगले दिन कहेंगे भाई ये हटाओ, फिर उनसे पैसा बढ़ाने लगते हैं। ये सब काम दिल्ली प्रशासन का काम ऐसे ही चल रहा है। तो आपने इसका जो है कंप्लेन कहीं किसी जगह किया? जब इसका कंप्लेन कैसे, वो जो कुछ लगाते हैं इस तरीके से उन्हीं के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। उनको क्या करते हैं, उनको डरा करके जो पुराने व्यक्ति बैठे होते हैं उनसे ज़्यादा वसूली करते हैं, उनको तंग करते हैं। लेकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश? सेंट्रल गवर्नमेंट ये सबको पता है कि ये रिश्वतखोरी हो रही है। अभी आप देख लीजिए कि अभी 10 दिन हुआ, मुश्किल से 15 दिन के अंतर्गत अभी हमारे ये जो रेडियो उठाते हैं एमसीडी में, अभी उन्होंने क्या करा, लोगों की ठेलियाँ उठा के चले गए, लेकिन उनकी छोड़ने के लिए 3-3 हज़ार रुपये मांगने लगे। अगर एक दिन बाद जाते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये अलग से एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। और अभी उन्हीं की ठेलियों को उन्होंने फ्री में लोगों को दिया, 2-2 हज़ार में बेच दिया। अगर आप उसकी जांच कराते हैं तो 10 दिन के अंदर अभी पूछेंगे भैया यहाँ पे 500 जो ठेलियाँ खड़ी थी वो कहाँ हैं आज की डेट में। तो इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, दुनिया भर की काम कर रहे हैं। आए दिन पुलिस वाला कहेगा कि जी जो डेली का ले रहा है रूटीन उसका बना हुआ है, 200-400 लोगों से वसूली कर रहा है। उसके बाद क्या करता है जी, उसका डीसीपी का वो आया है, आदेश आया भैया दुकान हटाओ, कभी कहेगा एसएचओ का आया, कभी कहेगा हॉस्पिटल के अधिकारी का आया, उन्होंने फ़ोटो खींच लो जी हटाओ। वो 10 दिन बाद क्या करेगा, 2-4 दिन आगे पीछे कराएगा, फिर उनसे पैसे ले लेगा, फिर उनको आगे करा देगा। मतलब डराया धमकाया इतना जाता है कि वो व्यक्ति आगे तक जा ही नहीं पाता। उसमें से ही कुछ रेडी पटरी वाले जो हम यहाँ आके आपके सामने बात कर रहे हैं, उनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बात भी कर पाए वो बेचारे। सब रेडी पटरी वाले, हर व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जा करके अपनी शिकायत किसी को बता पाए, और उनकी शिकायत कौन सुनता है। अगर यही चीज़ें अगर रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार मिटाया जा सके, अगर इस पर अंकुश लगाया जा सके तो लगाएंगी सरकार मोदी जी, जब भी तो होगा। मोदी जी ने मंदिर बनाए, अच्छा लगा, ठीक है, और मंदिर बनाने के लिए राम जी के विश्व गुरु बनाए। तो हम तो सोचते हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि राम जी आएंगे तो सतयुग जरूर आएगा। तो मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि कल की डेट में, कल 23 तारीख थी, हमारे वही दुकान है, जबकि हमने देखा कि दुकान हमारी 22 तारीख को शाम को हटा दी जाती थी। बीट वाला तो आया 12 बजे रात को बोल के चला गया कि भैया अपनी दुकान हटा लेना, ऐसी करके चला गया। जबकि वो कहता था, एक बार बोल के जाता था, कहता जब दूसरी टीम आएगी वो हटाएगी तो हटा लेना। लेकिन कल की डेट में क्या, दूसरी टीम, इतने प्रशासन आए, किसी ने नहीं कहा भैया दुकान हटाने के लिए, लेकिन वो अपनी ज़बरदस्ती चलाने के लिए अगले दिन सुबह 23 तारीख को 10 बजे आता है और कहता है कि तुम लोगों ने दुकान नहीं बंद करी। हमने कहा भाई सारे अधिकारी आए, बोले वहाँ से वो रिहर्सल होगी और वहाँ से जाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपके ही अधिकारी वो भी हैं जो चाय पी रहे पानी, कहते हैं यहाँ का अधिकारी मैं हूँ या वो है, उनको क्या पता।
इसमें सिग्नेचर करो फटाफट। उनको क्या पता है, उनको कुछ पता नहीं है इस तरीके से सिग्नेचर करो। मैडम जी, मेरा नाम वीरेंद्र पंडित, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के टीबीसी सदस्य हूँ मैं। मैडम एक जी, तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैडम जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसमें सारी राज्य सरकार की कमियां हैं। जो कानून है, कानून के तहत उस बेंडिंग सर्टिफिकेट में कुछ भी लिया नहीं गया हुआ है। और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हम जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, हमारा किराया ले लिया जाए। अपने आप जो प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमसे किराया वो ले ले। अपने आप जो भी प्रशासनिक के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है दिन रात, जो भी अभी भारत मंडपम में एक प्रोग्राम हुआ था, हम लोग गए थे, बड़ी वीआईपी, जिसको हम लोग इतने वीआईपी लोग आते थे, वहाँ लग रहा था कि आत्मनिर्भर, जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर के लिए हम 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया था, मौका मिला था मुझे वहाँ जाने का, तब मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में रेडी पट्टी वाला के आत्मनिर्भर यहाँ पर है। लेकिन वहाँ से आने के बाद जब गली में जहाँ वीआईपी का जी जमीनी स्तर पर वो एमसीडी पुलिस के आधार पर हम लोग जी रहे हैं, तो वहाँ उन पर हम निर्भर हैं, एमसीडी और पुलिस पर निर्भर हैं, शोषण का शिकार तो कैसा आत्मनिर्भर। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हम यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह से रेडी पट्टी वालों का शोषण हो रहा है, लोग कहते हैं कि उनको, तो अगर कोई रेडी पट्टी वाला गलत करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है सरकार के माध्यम से, जो कि वो सरकार के खाते में आए। और जो इनसे रिश्वतखोरी जा रही है, इनको किराया लिया जाए इनसे, कि इनके किराया लिया सरकार में। हमें मुझे लगता है कि रेडी पट्टी से दिल्ली से 10 करोड़ का मंथली उगाही प्रशासन करता है, 10 करोड़ की मंथली प्रशासन। अगर वही अमाउंट अगर जमा करके और रेडी पट्टी या देश पे या रेडी पट्टी या किसी के परिवार पे खर्च किया जाए तो कितना बेहतर होगा। और ये चीज़ें जब भी हो सकती है जब सरकार कुछ नीचे आकर के करेगी। सरकार की तरफ से कोई आपके लिए स्वास्थ्य जैसे बीमा होता है, ये सब कुछ नहीं है? ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उपाय होता है, कुछ भी नहीं किया जाता। रेडी पट्टी वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं है। कल को कुछ हो जाता है, कल वो कुछ हो जाता है तो उनको कुछ भी नहीं है कि भाई उनको कोई पेंशन हो या उनको कोई है, उनके परिवार कोई देखने वाला हो। आज में इतना अगर रेडी पटरी बंद कर दी जाए, स्ट्राइक हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा देश में? देश में तो बहुत, देश का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। देश का तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनके जो मनी की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। गरीब आदमी तो कहीं से कुछ खरीद भी नहीं पाएगा। कल को आज कपड़े पहन रहा वो भी नहीं पहन पाएगा। वो कपड़े 1000, 1500 का, 2000 का तो खरीद नहीं पाएगा। अभी 50-100 रुपये में आदमी पहन लेता है, गुजारा कर लेता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो दुकानों में, मॉल में जाके कहाँ से खरीदेगा? वो रेडी पटरी से ही गुजारा चल रहा है। रेडी पटरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे व्यक्ति 20 रुपये में खाना खा लेता है, 30 रुपये में खाना खा लेता है। आज भी आइए हमारे, देखिए हमारे वहाँ एलएनजेपी मार्केट में 30 रुपये में व्यक्ति पेट भर के रोटी खा लेता है।